क्या होती है PL300 एग्जाम? क्या आपको भी एग्जाम देनी चाहिए? और क्या आप भी इसे क्रैक करके बन सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड पावर बीआई डेटा एनालिस्ट एसोसिएट? कितने मार्क्स की एग्जाम होती है, कितने मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए और कितना टाइम लग सकता है हमें इसे प्रिपेयर करने के लिए? और हाँ, इसे पास करने का बेनिफिट क्या है भाई, इसका सर्टिफिकेट लेके आप करोगे क्या? तो दोस्तों, अगर आप भी बनना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड पावर बीआई डेटा एनालिस्ट, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेथड कि जिसकी मदद से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। वैसे एक राज की बात बताऊं, मैंने भी इस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में क्रैक नहीं किया, मुझे 2 अटेम्प्ट लगे। पहले अटेम्प्ट में मैंने कुछ मिस्टेक्स की थी, तो फिर मैंने उस सेकेंड अटेम्प्ट में अवॉइड की। तो मैंने कौन सी ऐसी मेथड फॉलो की जिसकी मदद से मैं सेकेंड अटेम्प्ट क्रैक कर पाया और मैं बन गया हूँ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट। तो भाई, अगर आप भी ये बैच लेना चाहते हैं, आप भी बनना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड पावर बीआई डेटा एनालिस्ट एसोसिएट, आप भी ऐसा सर्टिफिकेट जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा सर्टिफिकेट होल्ड करना चाहते हैं, अपने लिंक्डइन पे लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट में शेयर करना चाहते हैं, जो कि मैंने भी शेयर किया, आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है। तो भाई, इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। मैं वो सोर्सेज भी शेयर करने वाला हूँ जहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो भाई, एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है हिंदी में। मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल वीडियो PL300 एग्जाम के ऊपर किसी ने बनाया। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई यार इस एग्जाम को क्रैक करें पहले अटेम्प्ट में, क्योंकि भाई यार हर अटेम्प्ट के आपको पैसे पे करने पड़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, और क्या चार्जेस होते हैं इस एग्जाम के वो भी मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज PL300 एग्जाम? इस सवाल का जवाब तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई यार आप भी चाहते हैं कि आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट रहे जो कि भाई माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको मिले, पावर बीआई डेटा एनालिस्ट एसोसिएट। तो भाई इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि PL300 एग्जाम के ऊपर हिंदी में कोई वीडियो नहीं जो कि डिटेल इंफॉर्मेशन उसके बारे में बताई गई है, तो इसलिए मैं ये डिटेल वीडियो तैयार कर रहा हूँ। राइट, आप सभी के कमेंट्स मैंने पढ़े और ये डिटेल वीडियो है। भाई चाहते हैं कि भाई यार सर्टिफिकेशन के बारे में हमें डिटेल पता चले। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ PL300 एग्ज़ाम? भाई यार PL300 एक कोड है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारे एग्जाम्स रन करता है, उनमें से माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड मतलब पावर बीआई के लिए स्पेशली, पावर बीआई डेटा एनालिस्ट एसोसिएट के लिए ये स्पेशली एग्जाम कंडक्ट करता है। अगर ये आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो, पास हो जाते हो, तो भाई आप कहलाए जाते हो पावर बीआई के अंदर डेटा प्रिपरेशन हो, डेटा मॉडलिंग, डेटा एनालाइज या विजुअलाइजेशन हो, इसके एक्सपर्ट कहलाए जाते हो। राइट, तो ये सर्टिफिकेट क्या है इसके बारे में आपको पता चला। अब बेनिफिट क्या है सबसे पहले बताओ, मतलब मुझे क्यों करना चाहिए? तो बेनिफिट एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, इट एड्स क्रेडिबिलिटी टू योर रिज्यूमे और लिंक्डइन। भाई लिंक्डइन और रिज्यूमे में क्रेडिबिलिटी ऐड होती है इस सर्टिफिकेट के साथ। ऑल्सो इट हेल्प्स इन अ जॉब रोल्स लाइक पावर बीआई डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, रिपोर्टिंग स्पेशलिस्ट। अगर आप बनना चाहते हो तो भाई यार ये स्पेशली हेल्प करता है। साथ ही में बहुत सारी कंपनीज़ है जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। भाई कंपनी स्पेशली जिनके पास PL300 एग्ज़ाम सर्टिफिकेट है यार, वो देखती है, क्योंकि लिंक्डइन वगैरह पे पोटेंशियल रिक्रूटर भी पहले देखते हैं कि भाई इसका सर्टिफिकेशन क्या है। तो ये बहुत यूज़फुल रहेगा आपके लिए। इवन अगर आप फ्रीलांसर हो और प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग करते हो, तो भाई यार आपको यहाँ पे भी हेल्प होती है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीलांसिंग वर्क भी आपको ज़्यादा मिलने के चांसेस है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ भाई यार, जैसे मैंने PL300 अटैच कर दिया है मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में, वैसे ट्रेनिंग्स की संख्या मेरी ज़्यादा बढ़ गई, मतलब नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स ज़्यादा आने लगे। पहले से मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग देता हूँ, लेकिन अभी कंपनीज की लाइन लगी रहती है एंड एवरी नाउ एंड देन मुझे टाइम अभी अलोकेट करना पड़ता है। मेरा कैलेंडर बिजी हो गया है इस एग्ज़ाम की मदद से। सो दिस इज़ दी बेस्ट फीचर फॉर फ्रीलांसर टू। मूविंग टू द नेक्स्ट बेनिफिट, दैट इज़ ओपन अप्स हाई सैलरी एंड बेटर रोल्स गाइज। सो अगर आप चाहते कि यार अच्छी खासी सैलरी पैकेज हमें मिले और आप ऑलरेडी डेटा पे काम करते हो, तो भाई यार ये सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हु शुड अटेंड। सबसे पहले तो अगर आप एक डेटा एनालिस्ट हो, बिजनेस एनालिस्ट हो, बीआई प्रोफेशनल हो, डेटा के ऊपर काम करने वाले एम्प्लॉय हो, तो भाई यार आपको तो अटेंड करना ही चाहिए। या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो, तो भी आप अटेंड कर सकते हैं अपने रिज्यूमे की वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए। भाई फ्रेशर्स कैसे अटेंड कर सकते हैं? फ्रेशर्स को थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप एक्सपर्ट हो, क्योंकि भाई आप इस एग्ज़ाम का कंसिस्टेंट प्रिपरेशन करके इसको क्रैक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फ्रेशर हो तो भी आप इसे भी अटेंड कर सकते हैं। साथ ही में भाई अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
उस पर काम करते हो, पावर क्वेरी पे काम करते हो, तो नेक्स्ट टूल आपका पावर BI और उसका सर्टिफिकेशन ये रहा PL300 एग्जाम, राइट। नाउ मूविंग टू द एग्जाम डिटेल्स एंड स्ट्रक्चर, किस तरह से एग्जाम रहता है। एग्जाम का कोड तो मैंने आपको बता दिया, दैट इज PL300। अब बात करते हैं फॉर्मेट कैसे रहेगा। ये एग्जाम अगर आप ऑफलाइन देते हो तो ऑफलाइन जो कि अलग अलग टेस्ट सेंटर से वहाँ से दे सकते हैं, ऑनलाइन देते हो तो प्रॉक्टर बेस एग्जाम रहेगा, दोनों जगह पे प्रॉक्टर बेस रहेगा भाई, एग्जाम मॉनिटर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट ड्यूरेशन कितना रहता है, 1 आवर 40 मिनट्स। भाई यार ये टाइम ड्यूरेशन है फिलहाल के लिए, तो ये थोड़ा बहुत आगे पीछे 1 आवर 40 मिनट्स मतलब 100 मिनट्स के आसपास ये एग्जाम टाइम आपके लिए अवेलेबल रहता है। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 to 60 क्वेश्चंस, मेरे केस में 56 क्वेश्चन थे, राइट। डिपेंड आपके केस में कितने रहते हैं, तो 40 to 60 के बीच में आपको क्वेश्चंस रहेंगे। केस स्टडीज़ कितने ऐड है आपके क्वेश्चन में उसके ऊपर भी बेस रहता है, वो उसके ऊपर आगे हम बात करेंगे। और साथ ही में पासिंग स्कोर 700 आउट ऑफ 1000, राइट। मैंने 2 बार एग्जाम दी है PL300, पहली बार में मैं क्रैक नहीं कर पाया, इसका रीज़न भी मैं आगे आपको बताऊंगा। सेकेंड टाइम मैं इसे क्रैक कर पाया, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब बात करते भाई यार पावर BI में स्पेशली कौन से स्किल और टूल्स सीखने चाहिए प्रॉपरली, जिसके ऊपर भाई एग्जाम कंडक्ट होगा, क्या वेटेज रहता है उन टूल्स का, ये बात करते हैं। सबसे पहले डेटा प्रिपरेशन की बात करते हैं। डेटा प्रिपरेशन के क्वेश्चंस आते हैं 20 to 30%। सो डेटा प्रिपरेशन में क्या आता है, डेटा प्रिपरेशन में डेटा एक्सट्रैक्ट करना अलग अलग सोर्सेज से, SQL से हो सकता है या फिर API से हो सकता है, एक्सेल से हो सकता है। डेटा एक्सट्रैक्शन, राइट, पहला तो डेटा एक्सट्रैक्शन, उसके बाद डेटा क्लीनिंग भी आ जाता है प्रिपेयर डेटा में। डेटा क्लीनिंग आपको पता है पावर क्वेरी की मदद से हम कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सट्रैक्शन, ये सारा डेटा प्रिपरेशन में आ जाता है। उसके बाद सेकेंड डेटा मॉडलिंग, इसका 20 to 30% अगेन पार्ट रहता है। पहला टॉपिक था प्रिपेयर डेटा, दूसरा है मॉडल द डेटा, इसमें 25 to 30%। अगेन डेटा मॉडलिंग अगर आपने थोड़ा बहुत पावर BI सीखा तो आपको पता ही होगा कि भाई यार नंबर ऑफ टेबल्स जब हम इंपोर्ट कर ले तो उनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है, और रिलेशनशिप जब हम इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें कार्डिनलिटीज़ होती है, स्कीमाज होता है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। स्टार स्कीमा किसे कहते हैं, स्नोफ्लेक स्कीमा कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, 1 to many कार्डिनलिटीज़ और many to many कार्डिनलिटीज़ क्या होती है, ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको पहले से होनी चाहिए। और उसी के ऊपर भाई ये डेटा मॉडलिंग के ऊपर 20 to 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही में इसमें डैक्स फार्मूलाज भी इंक्लूड रहते हैं, डेटा मॉडलिंग के अंदर ही डैक्स फार्मूलाज इंक्लूड रहते हैं, याद रखिए। डैक्स फार्मूलाज का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, जहाँ पे डेटा एंड टाइम इंटेलिजेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, एग्रीगेशन फार्मूला पे भी आते हैं एंड ऑल। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज विजुअलाइज एंड एनालाइज द डेटा। इसमें भी सिमिलर 25 to 30% के क्वेश्चंस इंक्लूड रहते हैं, जहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में या फिर इंटरेक्शन के बारे में बहुत सारे अलग अलग सवाल रहते हैं, जहाँ पे आप स्लाइसर ऐड करते हो, फिल्टर ऐड करते हो, KPI ऐड करते हो, कोई चार्ट्स ऐड करते हो, उसके ऊपर सवाल रहते हैं। आगे मैं क्वेश्चन सैंपल भी दिखाऊंगा एक दो आपको, तो आपको आइडिया आ जाएगा किस तरह से सवाल है। उसके बाद चौथा टॉपिक होता है मैनेज एंड सिक्योर पावर BI। भाई यार सिक्योरिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहता है, जहाँ पे पावर BI ऐप से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, और ये 15 to 20% रहता है। तो इस तरह का वेटेज रहता है। प्रिपेयर द डेटा 20 to 30%, मॉडल द डेटा 20 to 30%, मतलब लगभग ऊपर के तीनों टॉपिक जो मैंने पहले बताया 25 to 30%, और उसके बाद लास्ट का जो टॉपिक है 15 to 20%। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वेश्चन टाइप्स। सबसे पहले तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहते हैं, MCQ आपको पता है। उसके बाद मल्टीपल रिस्पॉन्स, भाई एक ही सवाल के 2-3 आंसर रहेंगे, मल्टीपल रिस्पॉन्स। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप भी रहता है, आपको ऑर्डर्स ड्रैग एंड ड्रॉप करने पड़ते हैं। मतलब आपको ऑर्डर दिया गया है कि भाई अगर आप पावर BI में डेटा ले रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो क्या प्रोसेस रहेगी। एक बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आप एक्सेल से इंपोर्ट करो तो आप बता सकते हो कि एक्सेल में फाइल सेलेक्ट करने का पहले प्रोसेस है, फिर ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करो अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, फिर लोड करो, ऐसा बहुत सारा स्टेप्स। तो उसको रीअरेंज करना है, उन्होंने स्टेप्स दिए रहते हैं 4-5, उसको पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप, या फिर कभी आपको फिल इन बॉक्स दिए रहते हैं, उस बॉक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप आंसर करना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, ये भी करना होता है। साथ में आपको केस स्टडीज़ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, मतलब आपको 3-4 टेबल दिए रहते हैं, और उस टेबल में मतलब आपको यूनिक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सी कॉलम ऐसे जो दोनों टेबल में अवेलेबल है और उसका क्या रिलेशनशिप बनेगा। उन टेबल्स को देख के आपको इमेजिन करना है कि रिलेशनशिप कैसे बनेगा, और उसके बाद आपको उन सवाल का जवाब देना है केस स्टडीज़ के जरिए। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं। नाउ लेट मी शो यू कि किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पे, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आपके पास एक पावर BI रिपोर्ट है दैट कंटेंट्स बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट। तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से, आप पढ़ लो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ डायरेक्टली। यू हैव रिपोर्ट दैट कंटेंट्स अ बार चार्ट। भाई आपके पास एक बार चार्ट है और कॉलम चार्ट है। फिर वो कह रहा है कि भाई बार चार्ट के अंदर जो रिपोर्ट है ना, उसमें कस्टमर काउंट बाय कस्टमर सेगमेंट है, और कॉलम चार्ट में सेल्स है बाय मंथ। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आप बार चार्ट का कोई सेगमेंट सिलेक्ट कर लेते हो बार चार्ट में, यू सी विच पोर्शंस
ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ द मंथ्स बिलोंग्स टू दैट कस्टमर सेगमेंट। तो भाई उस पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट सेलेक्ट करने के बाद तो पर्टिकुलर कौन सा सेल्स कौन से मंथ से बिलोंग कर रहा है वो वहाँ पे हाईलाइट दिखाई देता है, मतलब वो कह रहा है कि दिखाई देता है। तो इसे कैसे किया जाता है? हाउ शुड यू द विजुअल इंटरेक्शन बी सेट ऑन द कॉलम चार्ट व्हेन द बार चार्ट इज सिलेक्टेड। तो विजुअल इंटरेक्शन कौन सा सिलेक्ट होना चाहिए जब आप बार चार्ट सिलेक्ट करते हो? तो एंड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज हाईलाइट। आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज हाईलाइट आप सिलेक्ट करोगे तो इस तरह से। सो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, थोड़े से लंबे चौड़े रहते हैं, पढ़ने होते हैं, फिर इमेजिनेशन करना होता है आपके सामने एंड देन आपको उसका जवाब दें। उसके बाद कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस रहते हैं जहाँ पे ड्रॉप डाउन में से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप आराम से पढ़ सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके, और उसके जवाब भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से रहते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो कि भाई ड्रॉप डाउन में से आंसर करने, या कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप रहते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये ड्रैग एंड ड्रॉप से ये आंसर मैंने ड्रॉप करके रखा है। तो इस तरह से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप वाले क्वेश्चंस रहते हैं। अब इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ लेना, और मैं क्वेश्चंस के ऊपर चाहिए तो अलग सा वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये इंफॉर्मेशन है, तो हम आगे बढ़ते रीटेक पॉलिसी की तरफ। भैया रीटेक कैसे, मतलब हम एग्ज़ाम फेल हो गए तो क्या? तो अगर आप पहली बार फेल होते हो तो आप विदिन 24 आवर्स फिर से अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर से आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी जितनी है। फीस आगे हम बात करेंगे, राइट। जो फीस आपने पहले अटैम्प्ट के लिए भरी वही दूसरे अटैम्प्ट के लिए भरनी, एक पेन पॉइंट है। तो इसलिए फेल होना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं तो पहले अटैम्प्ट में फेल हो ही गया था, फिर से मैंने भरा और 9 दिन में दूसरा अटैम्प्ट दे दिया, राइट। 9 डेज़ के अंदर दूसरा अटैम्प्ट दे दिया, तो फिर पास हो गया मैं, और उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे यहाँ पे अगर आप सेकेंड अटैम्प्ट भी फेल होते हैं, आगे के जितने भी अटैम्प्ट फेल होते हो आपको 14 डेज़ वेटिंग पीरियड रखा जाता है। पहले ये था सेकेंड अटैम्प्ट फेल होने के बाद आप 6 मंथ के बाद दे सकते थे, अभी वो सेकेंड अटैम्प्ट के बाद 14 डेज़ में आप दोबारा री अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो एक साल में कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं? एक साल में 5 अटैम्प्ट दे सकते हैं। याद रखिए, एक साल के अंदर ओनली 5 अटैम्प्ट, अप टू 5 अटैम्प्ट। अगर आपके 5 अटैम्प्ट हो जाते तो भाई यार 12 मंथ के बाद आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, 12 मंथ के बाद। बट वो जो पहला अटैम्प्ट है ना आपने जब दिया है वहाँ से काउंट होता है। 12 मंथ्स के बाद आप फिर से आपको री अटैम्प्ट मिल जाएगा। उसके बाद यू कैन नॉट रीटेक एग्ज़ाम अगर आप पास हो चुके हो तो ये बस आप एग्ज़ाम सर्टिफिकेशन एक्सपायर होने के बाद दोबारा एग्ज़ाम देना होता है। 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी रहती है, और जो एग्ज़ाम की फ़ीस होती है उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं ये प्रॉक्टर बेस एग्ज़ाम कैसी होती है। मतलब अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो तो प्रॉक्टर बेस, जो कि सामने आप के कैमरा आप दिखाई दोगे, सामने कोई मॉनिटर करेगा आपको, और टेस्ट सेंटर तो आपको पता है। तो आप ऑफलाइन भी जा सकते हो, ऑनलाइन भी जा सकते हो। मैं तो प्रीफर करूँगा आप ऑनलाइन जाओ। प्रॉक्टर बेस एग्ज़ाम में आपको एक सेपरेट कमरे में एग्ज़ाम देनी होती है, ध्यान से सुनिएगा ये बात। और आप एग्ज़ाम देने के पहले 30 मिनट्स पहले आपको ज्वाइन होना होता है। उनका एक सॉफ्टवेयर होता है, वो इंस्टॉल करते हैं, और आपके कोई रिमोट एप्लीकेशन चालू है या क्या चालू है, आपके सिस्टम बेसिकली चेक किया जाता है, और पूरा सिस्टम स्कैन होकर चेक होता है। और अगर आप वहाँ पे मतलब कोई भी एरर हो तो दिखाते कि भाई यार ये क्लोज़ करना ज़रूरी है, ये पर्टिकुलर सर्विस ये कर रही है, एग्ज़ाम स्टार्ट करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उसे आपको टर्मिनेट करना पड़ता है। दूसरा भाई यार, आप जब ये एग्ज़ाम चालू होता है तो दूसरा कोई एप्लीकेशन में आप स्विच ही नहीं कर पाते। साथ ही में एग्ज़ाम चालू होने के पहले QR कोड आता है, उसे अपने मोबाइल से स्कैन करके आप जिस रूम में बैठ रहे हो उसके चारों फोटो भेजने, चारों मतलब आपका फ्रंट फोटो भेजना है, बैक फोटो भेजना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड चारों फोटो भेजने, प्रॉपरली फ़ोटो खींच के आपको भेजने। और जैसे ही वो फोटो देख लेते प्रॉक्टर आपका जो भी रहेगा वो टिक कर देता है कि भाई हाँ ठीक है। फिर आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले वो आपको बोलता है कि यार आपके रूम दिखाओ पूरा का पूरा, जो लैपटॉप है, आप ऑफकोर्स लैपटॉप के साथ ही जोड़ोगे, आपके पास कैमरा रहना चाहिए, और दैट विल बी बेटर। अगर आप सिस्टम वेब कैम के साथ जुड़ते हो तो भी आपको कैमरा से दिखाना पड़ेगा पूरा का पूरा कि भाई रूम में मतलब आपके सामने कोई बोर्ड तो नहीं लगा हुआ, कुछ तो लिखा नहीं है, नोटबुक तो नहीं रखा है आपने ड्यूअल मॉनिटर तो यूज़ करना अलाउड ही नहीं, वैसे सिंगल मॉनिटर, आपने ड्यूअल मॉनिटर तो कनेक्ट करना ही नहीं। तो आपको वो पूरा लैपटॉप को घुमा के दिखाना है रूम को, और उसके बाद फिर वो श्योर हो जाता है कि भाई हाँ ठीक है, आप सब कुछ है, मोबाइल भी आपने दूर रखा है, सब कुछ है, एंड देन यू कैन स्टार्ट द एग्ज़ाम। ये प्रॉक्टर बेस एग्ज़ाम इस तरह से होता है। इसीलिए याद रखिए कि आपको मॉनिटर किया जा रहा है, आपको स्ट्रेट बैठा है सीधा। आप अगर मूव होते हो स्क्रीन से तो भी एग्ज़ाम आपको बिना इन्फॉर्म किए हुए बंद की जाती है सामने से, तो आपके पैसे तो वेस्ट हो ही जाते हैं, आप ऑफकोर्स डिसक्वालीफाई हो गए एग्ज़ाम के लिए। तो ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है। हालांकि एग्ज़ाम 1 आवर 40 मिनट्स की है, तो आपको बीच में ब्रेक लेना है। तो एग्ज़ाम के अंदर ब्रेक का सेक्शन है, ब्रेक ऑप्शन भी है। मुझे पता नहीं था, जब मैं पहली बार एग्ज़ाम के लिए बैठा तो मैंने देखा कि हाँ ब्रेक का ऑप्शन है वहाँ पे, जब वो पैनल आया तो ब्रेक का ऑप्शन में आप ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन ब्रेक का ये है कि आपका टाइम काउंट होते जा रहा है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो कि मेरे साथ हुआ है पहले अटैम्प्ट में, इसी की वजह से शायद मुझे लगता है कि मुझे 700 मार्क्स मिलने में
नहीं, मतलब मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई क्योंकि 661 मार्क्स मुझे मिले और मैं फेल हो गया था, 700 पासिंग चाहिए था, तो मैं थोड़ा सा दूर रह गया। उसका रीज़न क्या था मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जैसे मैंने एग्ज़ाम स्टार्ट किया सब कुछ हो गया और लगभग मुझे लगता है 30-40 मिनट के बाद एग्ज़ाम के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रिव्यू पे रखे। उसमें ऑप्शन भी है कि ऑप्शन आप टिक करके रखो और रिव्यू के लिए रखो, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस रिव्यू के लिए रख दिए। अब रिव्यू के लिए रख दिया, मैंने सोचा कि यार एंडिंग में इनको मैं चेक कर लूँगा, रिव्यू कर लूँगा और करेक्ट आंसर, थोड़ा सा डाउट था कि ये दोनों में से कौन सा आंसर है। तो हुआ क्या, बेसिकली बीच में मुझे लैपटॉप की तरफ से एक पॉपअप आया कि यार चार्जिंग लगाया हुआ नहीं है, मतलब चार्जिंग का सब वायर वायर लगाया था लेकिन चार्जिंग का बटन चालू नहीं किया था। होता है ना कभी कभी हम मोबाइल चार्जिंग पे लगाते बटन चालू करना भूल जाते वैसे। तो और वो बटन थोड़ा सा दूर था, मतलब स्क्रीन से थोड़ा सा लंबा था। अब क्या हुआ, तो अभी मुझे पॉज करना कंपलसरी, मतलब मुझे लगा कि यार अभी पॉज करना है। तो जैसे मैंने एग्ज़ाम ब्रेक लिया, मतलब पॉज मतलब ब्रेक पे क्लिक किया, ब्रेक के लिए गया मैं, और यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं नर्वस था, मैंने वो पॉपअप ठीक से पढ़ा नहीं, पढ़ा तो मैंने लेकिन मैं समझ नहीं पाया उसको क्विकली, क्योंकि मुझे चार्जिंग जल्दी चालू करना था क्योंकि बंद ना हो जाए एग्ज़ाम, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। वो थोड़ा सा ये था, तो वो चक्कर में मैंने क्या किया, वो मैसेज थोड़ा सा इग्नोर किया। पढ़ा भी मैंने, उसमें ऐसा था कि भई अगर आप यहाँ पे ब्रेक लेते हो तो इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस रखे ना आपने रिव्यू के लिए, वो सारे के सारे सबमिट हो जाएंगे उसी आंसर के साथ जो आंसर आपने टिक किया है, क्योंकि रिव्यू रखने के पहले आंसर टिक करना कंपलसरी है। तो उसके साथ वो सबमिट हो जाएंगे, आप दोबारा उनको रिव्यू में नहीं ले सकते। तो मैंने यस कर दिया और मैं डायरेक्टली बटन चालू करके वापस बैठ गया। और जब मैं एंडिंग में क्वेश्चंस देख रहा था तो मुझे वही मिले जो मैंने ब्रेक लेने के बाद के रिव्यू रखे थे, पुराने रिव्यू के लिए नहीं मिले, वो रिव्यू के लिए आ ही नहीं रहे थे क्योंकि वो रिव्यू हो गया था। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा वहाँ पे डिसअपॉइंट हो गया फेल होने के बाद, और ये आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए ये एक थोड़ा सा एक रियल इंसिडेंट मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि जब आप एग्जाम के लिए बैठोगे तो सारी तैयारी के साथ बैठो, पानी वगैरह सब कुछ लेके बैठो, ब्रेक ले रहे हो, रिव्यू रखे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उसको सबमिट कर दो प्रॉपरली, और उसके बाद ही ब्रेक ले लो अगर लेना है तो अगर ज़रूरी पड़ा तो। इन केस मेरे केस में थोड़ा सा पड़ा क्योंकि मुझे ऐसा मूव होना था, और अगर आप कैमरे से बाहर जाते हो, जैसे मैं अभी कैमरे से बाहर जा रहा हूँ, तो प्रॉक्टर तुरंत बंद ना कर दी, ये मुझे डाउट था। सो ये एक याद रखिए। चलो ठीक है, हमने बात कर ली उसके ऊपर। अब मैं फेल क्यों हो गया पता चला, सेकेंड एग्ज़ाम में मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, सब कुछ था और पूरा पास हो गया। अब बात करते हैं भाई कॉस्ट कितना लगेगा। तो अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको 4800 रुपीज़ लगेंगे आसपास उसके, मतलब 4800 से 5000 के बीच में अमाउंट चार्ज किया जाता है। ऑफलाइन में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, ऑनलाइन ये चार्जेस है। और अगर आप देखोगे उनका ग्लोबली चार्ज है $165, लगभग 14 से 15,000 रुपये चार्ज करते वो, अगर इंडियन अमाउंट के हिसाब से देखा जाए तो करंटली जो डॉलर का रेट है उसके हिसाब से। लेकिन अगर आप देखोगे 4800 हमें चार्ज होता है पर एग्ज़ाम पर अटेम्प्ट, राइट, याद रखिए। सो इंडिया आप सिलेक्ट कर लो एग्ज़ाम जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तभी, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, व्हाट शुड यू डू। भाई टाइम कितना लगेगा, कैसे प्रिपरेशन करना है, ये बात करते हैं। तो भाई यार अगर आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, पावर बीआई के बारे में जानते हो, तो इट विल टेक यू 4 to 6 months, बिकॉज मैंने स्टार्ट किया था मई 20 के बाद, राइट, मिड में बोल सकते हैं आप, उसके बाद। और मैंने जून में पहला अटेम्प्ट किया था 26 के आसपास, राइट, 26 जून के आसपास। सेकेंड अटेम्प्ट मेरा 3 जुलाई को था, तो उसमें सेकेंड अटेम्प्ट में जो मैंने पास किया वो। लेकिन यहाँ पे मैंने लगभग 1 से 1.5 महीना पकड़ लो, इतना प्रिपरेशन के लिए मुझे लगा था। तो डेली अगर आप 2 से 3 घंटा देते हो तो भाई 4 to 6 वीक्स इज इनफ, बट मैंने उतना भी नहीं टाइम दिया था। अगर एवरेजली बात करें, एवरेजली तो मेरा डेली 1.5 आवर पकड़ सकते हैं आप एवरेजली। सो इतना था, और आप हर एक डोमेन को रिवाइज कर सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट ऑलरेडी हो, पावर बीआई जानते हो तो। लेकिन आप पावर बीआई सीके से करना चाहते हो तो भाई रिलैक्स से आप कर सकते हैं, 2 to 3 months लगते हैं पावर बीआई का नॉलेज लेके, फिर एग्जाम के लिए भी जा सकते हैं। बफर फॉर टफर टॉपिक्स का एजेंडा पकड़ के, राइट भाई, यार जो टफ टॉपिक है उसको थोड़ा सा टाइम दे दो, समझो, प्रैक्टिस करो, और उसके बाद उस एग्ज़ाम के लिए जाओ। फॉर स्टूडेंट दिस इज़ रिकमेंडेड, इतना टाइम आपको लग सकता है। एंड अगेन भाई पावर बीआई में अच्छा खासा नॉलेज है, मैंने पहले कहा पावर बीआई डैक्स वगैरह फार्मूला जानते हो, अच्छा खासा नॉलेज है, तो 1 to 2 months तो जाते हैं, बट डिपेंड आप कितना टाइम डेली बेसिस पे स्पेंड करते हो। अब करना कहाँ पे टाइम स्पेंड, तो लर्निंग कहाँ से करनी है। वैसे तो आप गूगल पे बहुत सारे अलग अलग टेस्ट सर्च कर सकते हैं, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत सारे अलग अलग पोर्टल जहाँ पे कुछ टेस्ट फ्री है, जहाँ पे जाकर अपना नॉलेज और बढ़ा सकते हैं। साथ ही में आप भाई learn.microsoft.com विजिट कर सकते हैं, PL300
आप सर्च कर लीजिए, उनका पूरा का पूरा ब्लॉग बेस यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है, जो कि एग्जाम से रिलेटेड सारे कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा प्रिपरेशन के लिए मैं एक सिस्टमैटिक कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ, जो कि आप हमारे वेबसाइट के ऊपर देख पाओगे, skillcoach.in पे जाकर PL300 एग्ज़ाम का कोर्स आप देख सकते हैं। वहाँ से आप आसान हिंदी भाषा में प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम का, तो मैं एक प्रॉपर डिज़ाइन मेरे एक्सपीरियंस के साथ, मेरे नॉलेज के साथ मैंने जो क्वेश्चंस किए, बिकॉज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस, मैंने हर एक क्वेश्चंस, हर एक चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके रखा, हर एक चीज़ को नोट डाउन करके रखा। इवन मेरे पास बुक भी था जहाँ पे मैं क्वेश्चंस के ऑप्शंस को लिख के रखता था, उसका मीनिंग क्या था, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे लिए भी नहीं थी उस टाइम पे। सो दैट यू आर गोइंग टू गेट इट इन दैट कोर्स। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो skillcoach.in पे जाकर कोर्सेज सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो अब आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टिप्स मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ और कॉमन मिस्टेक्स भी आपको बताने वाला हूँ, कुछ स्ट्रैटेजी भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो भैया यार, आप जितने भी केस स्टडीज़ और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हैं उसे अच्छे से पढ़ो, क्योंकि होता क्या है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में 4-5 टेबल दिए रहते हैं और उनका आपको समझना पड़ता है, उस टेबल बेसिस पे आपको सवाल के जवाब देने पड़ते हैं। और जो सिनेरियो बेसिस या केस स्टडीज़ के सवाल के जवाब होते हैं ना, उसमें आप आंसर रिव्यू के लिए नहीं रख सकते। इसलिए याद रखो कि उस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा करो और उसके बाद ही सबमिट करो, सिनेरियो बेस्ड और केस स्टडीज़ को। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, भाई यार किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है, आप नहीं फिगर आउट कर पा रहे हो, तो मूव ऑन एंड उसे रिव्यू के लिए रख सकते हैं, राइट। रिव्यू के लिए रखो और बाद में उसके ऊपर टाइम दे सकते हैं। अगेन यूज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, ये काम करता है भाई यार। वो नहीं कि आप जैसे आप KBC में जाते हो तो 50-50 मतलब 2 क्वेश्चन के आंसर, 2 आंसर गायब, तो आप वैसे 50-50 कर लो, यही कौन से 2 आंसर है वो गायब हो सकते हैं, इसमें हो ही नहीं सकता, या 3 आंसर, फिर रह गया वो एलिमिनेशन प्रोसेस, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर कौन सा होगा। वो एलिमिनेशन प्रोसेस से पता चलता है, उस टॉपिक से आइडिया लगा सकते हैं। कोई पावर क्वेरी का क्वेश्चन आ रहा है और उसमें कोई डैक्स के ऑप्शंस दिए गए हैं या कोई अनरिलेवेंट ऑप्शन दिया है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट पावर क्वेरी, देन दैट इज कॉल्ड ना, आप समझ सकते कि यार एलिमिनेशन, ये तो इससे रिलेटेड है ही नहीं, एलिमिनेशन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस ज़रूर फॉलो करो, ये काम करता है। बहुत सारी बार आपको आंसर पता नहीं होता, बट एलिमिनेशन से आपको आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट, ट्राई टू सॉल्व ऑल क्वेश्चन इवन इफ यू आर अनश्योर। सभी क्वेश्चन सॉल्व करो, यार नहीं पता आंसर तो भी एंडिंग में रिव्यू के लिए रखिए, उसको दोबारा जाके देख लो कि यार प्रॉपर है क्या, एक बार ट्राई करो, सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लो वो जो टाइम दिया उसके टाइम फ्रेम के अंदर। उसके बाद प्रैक्टिस सैम्पल एग्जाम और मॉक टेस्ट अंडर टाइम कंडीशंस। भी यार जो टाइम और कंडीशंस दी उसके अंदर प्रैक्टिस करो, सैम्पल एग्जाम की, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रिपरेशन होगा, ये बात याद रखो। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, भाई एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा सा नर्वस होते हैं सभी, बट थोड़ा सा कूल डाउन रहो कि भाई यार चलो ठीक है, पहले अटेम्प्ट में ट्राई तो करूँगा मैं, ऐसा तो दिमाग में रखो, अगर नहीं हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट दे देंगे, ऐसा थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट रखा ना तो नर्वसनेस हट जाता है। लेकिन यार क्या हो गया, अगर मैं फेल हो गया तो और 5,000 देने पड़ेंगे, फिर नर्वस हो जाते हैं हम, उस टाइम पे जो पढ़ाई की वो भी याद नहीं रहते, राइट। ऐसा होता है कभी कभी एग्जाम के आगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन क्वेश्चन, हाउ आई क्रैक PL300 माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड पावर BI डेटा एनालिस्ट, के बारे में मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया ड्यूरिंग द वीडियो, बट स्टिल मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम किए थे, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है गूगल के ऊपर बहुत सारे मॉक टेस्ट। और मैं भी सोच रहा हूँ कि आपके लिए मॉक टेस्ट डिज़ाइन करूँ हमारे टेस्ट पोर्टल पे, एंड इफ इट इज़ रेडी देन आई लेट यू नो ऑल्सो। ओके, तो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, जो कि मैंने की है, ये याद रखना है। अगेन मैंने जिन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे पता थे उनको पहले सॉल्व करने की वहाँ पे कोशिश की है, बाकी रिव्यू के लिए रखे, और रिव्यू के रखने के बाद उसको दोबारा चेक किया मैंने। मतलब मुझे आंसर अनश्योर है तो मैंने उसको टिक करके रिव्यू करा, क्योंकि टिक करना कंपलसरी, रिव्यू करा, और बाद में उसको ट्राई किया, सॉल्व करने की कोशिश की। तो इससे हुआ क्या, मुझे जो सवालों के जवाब आते थे वो पहले सॉल्व हो गए और टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो गया। नहीं तो क्या होता है, आपके कुछ क्वेश्चन पेंडिंग रह जाते हैं अगर आप उन क्वेश्चन पर टाइम दोगे जिनके जवाब आपको पता ही नहीं है। तो सो दिस वॉज द टिप फॉर मी। नाउ लेट मी आंसर क्विक क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि भाई बहुत बार पूछे जाते हैं मुझे। सबसे पहला सवाल है, डू आई नीड प्रायर एक्सपीरियंस? तो मैं कहूँगा, मुझे पूछो तो यस, आपको पावर BI का नॉलेज होना चाहिए। और अगर आप फ्रेशर हो तो आपके पास भी यार एटलीस्ट पावर BI के अंदर डेटा मॉडलिंग, डेक्स फॉर्मूलाज, विजुअलाइजेशन, इनका नॉलेज डिटेल में होना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट इसका नॉलेज, पावर क्वेरी का नॉलेज होना चाहिए, देन डेटा मॉडलिंग का नॉलेज होना चाहिए। पावर क्वेरी डेटा प्रिपरेशन के लिए होता है, डेटा मॉडलिंग जहाँ पे रिलेशनशिप होता है, एंड और सो ऑन एंड सो। तो पावर BI का जो कंटेंट है आपने अच्छे से सीख लिया है तो आप उसके लिए तैयार हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। कैन आई टेक एग्जाम ऑनलाइन और ओनली एट टेस्ट सेंटर? ये दोनों भी अवेलेबल रहता है भाई यार, ऑनलाइन है ऑफलाइन भी है। आप पोर्टल पे जाकर जब भी आप पे करोगे तो ऑप्शन मिल जाता है आपको कैसे देना है, वहाँ पे टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके लोकेशन में अवेलेबल है तो। नेक्स्ट, व्हाट इफ आई फेल?
BR फेल है तो तैयारी करो नेक्स्ट एग्ज़ाम की, दोबारा फीस भरनी तो पड़ेगी उतनी, लेकिन तैयारी जम के करो, फिर पास हो जाओगे, जो कि मेरे केस में हुआ। बिकॉज आई एम क्वाइट श्योर कि यार 661 मार्क्स आते तो 700 तो ला ही दूंगा। और वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हुआ था ना जो मैंने शेयर किया आपको वीडियो के बीच में, तो उसकी वजह से मुझे लगा कि यार मुझे दोबारा चांस देना चाहिए, और मैंने 26 को पहला चांस दिया था, 26 जून को, और भाई 3 जुलाई को दूसरा फिर दे दिया डायरेक्टली एग्ज़ाम। एंड नेक्स्ट, आर रेफरेंस मटेरियल अलाउड ड्यूरिंग एग्ज़ाम? नो, कोई रेफरेंस मटेरियल अलाउड नहीं रहता है, क्लोज बुक एग्ज़ाम रहती है भाई यार, पूरा क्लीन एंड नीट डेस्क रखना है, कुछ नहीं रखना है, मोबाइल भी हाथ से दूर रखना है और सब कुछ दूर। सो दैट्स इट अबाउट दिस गाइज। मुझे लगता है ये इंफॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। अगर रही होगी ऐसा कोई वीडियो यूट्यूब के ऊपर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आप हमारा पावर BI कोर्स सीखना चाहते हो तो वो भी चेक कर सकते हैं। साथ ही में PL 300 एग्जाम का कंटेंट भी आपको वेबसाइट पे दिखाई देगा, जाकर चेक कर लो। जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक तो शायद मैंने बना दिया होगा, क्योंकि कंटेंट ऑलरेडी डिज़ाइन है, प्रॉपर डिज़ाइन है, विद PDF, विद क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन, आसान हिंदी भाषा में। आप PL 300 एग्जाम के बारे में जानना चाहते तो भैया यार ज़रूर विजिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, डाउनलोड जरूर कीजिए। बाय बाय।